नमस्कार, 22 जिले 22 खबर देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। जींद के कंडेला में किसान महिलाओं की महापंचायत हुई। महापंचायत में महिलाओं की भारी भीड़ उमड़ी और इस महापंचायत में पंजाबी एक्ट्रेस सोनिया मान के अलावा कई महिला नेता भी शामिल हुई। वरजातीय सर्वखाप महापंचायत की महिला विंग की राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संतोष दहिया ने अधिकारों की लड़ाई में धरती पुत्र अकेला नहीं है। महिलाओं ने कहा कि 100 से ज्यादा दिन तक सड़कों पर गुजारने के बावजूद भी किसान डटा हुआ है। इसका मतलब है कि लोकतंत्र को बचाने के लिए सरकार को किसानों की बात सुननी ही पड़ेगी। किसानों के समर्थन में महिला महापंचायत का आयोजन जींद में किया गया था और यहां पर सैकड़ों की तादाद में महिला किसान यहां पर पहुंची और महिलाओं ने किसानों के आंदोलन का समर्थन किया है। कहा सरकार को जिद छोड़नी होगी। किसान लगातार डटा है, जब तक कानून वापस नहीं होगा तब तक किसान यहां पर डटे रहेंगे। सरकार को किसानों की बात सुननी चाहिए। किसानों के समर्थन में जींद में महिला महापंचायत हुई। वहीं बहादुरगढ़ पुलिस ने टीकरी में अवैध रूप से निर्माण करने और बोरवेल खोदने के लिए किसानों के खिलाफ 2 अलग अलग मामले दर्ज किए। वेस्ट हरियाणा हाईवे प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा शिकायतों पर कार्रवाई की गई है। एसडीएम ने कहा कि प्रशासन ने पहले किसानों से इस तरह के गैर कानूनी कामों में शामिल नहीं होने की अपील की थी। संयुक्त किसान मोर्चा के पदाधिकारियों से मुलाकात कर बताया गया था कि अवैध निर्माण रोके जाएं, नहीं तो कार्रवाई होगी और कार्रवाई हुई भी। 2 एफआईआर दर्ज की गई। बोरवेल और पक्का निर्माण करने को लेकर ये कार्रवाई की गई। दरअसल एसडीएम ने पहले भी किसानों को चेतावनी दी थी और ये जिक्र किया गया था कि जो किसान वहां पर पक्का निर्माण बनाने की कोशिश कर रहे हैं उनको फिलहाल रोका जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद कार्रवाई की गई। चरखी दादी के गांव खातियावास में किसान जमीन के मुआवजे के लिए 2 साल से धरना दे रहे हैं। किसान 152D कॉरिडोर हाईवे के लिए धरना दे रहे हैं और किसानों का आरोप है कि सरकार जमीन का उचित मुआवजा नहीं दे रही है। रिपोर्ट देखिए। दादरी जिले के गांव खातिवास में 152D कॉरिडोर की जमीन के उचित मुआवजे की मांग को लेकर लगातार 2 साल से धरने पर बैठे किसानों ने अब कड़ा रुख अख्तियार किया है। किसानों ने साफ तौर पर चेतावनी दी है कि जब तक उनकी ज़मीन का उचित मुआवजा नहीं दिया जाता है तब तक आंदोलन इसी तरह जारी रहेगा। सरकार पैसे देने की कोशिश करती है तो पैसे नहीं लेंगे, बल्कि अपनी ज़मीन को औने पौने दामों पर वो कतई नहीं देंगे। हालांकि आपको बता दें कि 152D कॉरिडोर का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है और 4 किलोमीटर के दायरे में अभी निर्माण कार्य नहीं हो पाया है। किसानों का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से सरकार व प्रशासन मनमानी पर अड़े हैं तो किसान हरगिज नहीं मानने वाले हैं। इसी तरह से लगातार धरना जारी रहेगा, चाहे कितने ही साल तक धरना जारी रखना पड़े, लेकिन अपनी उपजाऊ ज़मीन को इस तरह होने पौने दामों पर वो हरगिज नहीं देंगे। बहरहाल लगातार 2 साल से किसानों का धरना जारी है। मुआवजे की मांग की जा रही है। 2-3 मरतबा प्रशासन की टीम कब्जा लेने के लिए भी जा चुकी है, लेकिन ग्रामीणों के आक्रोश का उनको सामना करना पड़ा था और कोप का भाजन भी बनना पड़ा था। लगातार धरना जारी है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है। किसान साफ तौर पर कह चुके हैं कि किसी भी तरह से वो पीछे नहीं हटेंगे जब तक उनको उचित मुआवजा नहीं दिया जाता है। चरखी दादरी से सहयोगी अनिल लहरी व वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। फतेहाबाद में किसानों को जागरूक करने के लिए कृषि विभाग की तरफ से किसान मेले का आयोजन किया गया। इस मेले के जरिए किसानों को सरकार की तरफ से दी जा रही सब्सिडी और किसानी में नई तकनीक अपनाकर लाभ कराने को लेकर भी जागरूक किया जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। फतेहाबाद के पंचायत भवन में आज कृषि विभाग के द्वारा किसान मेले और प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी का शुभारंभ फतेहाबाद के डीसी डॉक्टर नरहर सिंह बांगड़ ने किया। इस प्रदर्शनी में किसानों को खेती की नई नई तकनीक से कैसे इनकम बढ़ानी है इसकी जानकारी दी गई, वहीं किसानों को जागरूक भी किया गया। हालांकि किसान आंदोलन का असर इस प्रदर्शनी में साफ तौर पर नजर आया और किसानों की संख्या काफी कम दिखाई दी। अलग अलग कंपनियों के द्वारा यहां पर स्टॉलें भी लगाई गई थी ताकि किसानों को जागरूक किया जा सके। किसानों को सरकार के द्वारा जो सब्सिडी दी जा रही है और कृषि यंत्रों पर जो सब्सिडी दी जा रही है उसके बारे में भी जानकारी दी गई और किसान कृषि यंत्र लेकर वहां पहुंचे भी नजर आए।
फतेहाबाद के कृषि विभाग के डीडीए ने बताया कि आज जागरूकता कैंप का आयोजन किया गया है और जिले भर के किसानों ने इसमें भाग लिया है। फतेहाबाद से इंडिया न्यूज हरियाणा के लिए जितेंद्र मोंगा। प्रदेश में 25 विद्यार्थियों से कम संख्या वाले प्राइमरी स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया गया। और अगर बात करें कैथल जिले की, तो यहां पर ऐसे 21 प्राइमरी स्कूल हैं जहां विद्यार्थियों की संख्या 25 से कम है और ऐसे में अभिभावकों को अपने बच्चों की पढ़ाई को लेकर चिंता हो रही है। रिपोर्ट देखिए। प्रदेश सरकार द्वारा जो राज्य के 21 प्राइमरी स्कूल हैं उनको बंद करने का फैसला लिया गया है। सरकार ने गाइडलाइन जारी की है कि जिस स्कूल में 25 से कम जो बच्चे हैं उन स्कूलों को, उन बच्चों को 1 किलोमीटर आगे जो प्राइमरी स्कूल है या कोई स्कूल है वहां पर भेजा जाएगा। हमारे साथ मौजूद है कैथल के जिला मौलिक अधिकारी दलीप सिंह जी। हम इनसे बातचीत करेंगे कि पूरा क्या मामला है। अगर नहीं स्कूल आसपास 1 किलोमीटर तक स्कूल मिलता है तो कैसे बच्चों का भविष्य संवरेगा, और जो अभिभावक है अभी कोरोना का डर उनके मन से निकला है, तो वैसे में क्या कहना चाहेंगे आप और क्या अपील करना चाहेंगे निदेशक से? मैं दलीप सिंह जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी कैथल। तो विभाग से हमें पत्र प्राप्त हुआ है, विद्यालयों की सूची प्राप्त हुई है कि जिन विद्यालयों की छात्र संख्या 0 से और 25 तक है उन विद्यालयों को निकट के 1 किलोमीटर के दायरे में मर्ज करने के लिए हमने रिपोर्ट तैयार करनी है। हमने कल ही खंड शिक्षा अधिकारियों को ये रिपोर्ट के लिए भेज दिया और जो ही हमारे पास खंड शिक्षा अधिकारियों से रिपोर्ट आ जाएगी वो हम निदेशालय को भेज देंगे। तो क्या कुछ उनमें मांगे डिमांड रखी गई है स्कूलों को लेकर या बच्चों को? तो हमारे डिस्ट्रिक्ट के 21 प्राथमिक स्कूल हैं जिनमें 433 बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और वहाँ 42 टीचर्स काम कर रहे हैं। इसी प्रकार 4 हमारे मिडिल स्कूल हैं जिनमें 108 बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और 21 अध्यापक वहाँ पर कार्यरत है। तो ये पूरी की पूरी रिपोर्ट बनाकर हम निदेशालय को कल ही भेज देंगे। निदेशालय जो भी निर्णय लेगा उसको हम लागू आगे आगामी कार्रवाई के समय लागू करेंगे। जी बिल्कुल। देखिए जिला मौलिक अधिकार शिक्षा अधिकारी दलीप सिंह से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि जो जितने भी जिले के अंदर बीओ है उनको जांच के लिए एक सूची उनसे मांगी गई है। अभी कितने स्कूल है जो प्राइमरी स्कूल है कितने उनमें बच्चे हैं उनको लेकर कल जो सूची वहाँ ऊपर निदेशालय में भेजी जाएगी। अब देखना ये होगा कि क्या बच्चे को अब जैसे कोरोना का डर अब बच्चों से दिल से निकला है, क्या बच्चे अब पढ़ पाएंगे या नहीं, और क्या जो 21 प्राइमरी स्कूल है अगर उनकी बात करें तो इनमें लगभग 262 बच्चे हैं जो कि पढ़ाई कर रहे हैं। तो इंडिया न्यूज़ की टीम ने आज दौरा भी किया था 21 प्राइमरी स्कूलों का, तो वहां देखा कि कोई भी 1 किलोमीटर की दूरी पर कोई भी ऐसा प्राइमरी स्कूल से कोई भी स्कूल नहीं है जहां बच्चे पढ़ने जा सकते हैं। अब देखना ये होगा कि क्या सरकार इस पर फैसला लेती है या नहीं। कैथल से कैमरामैन पवन राविश के साथ मनोज मलिक, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। वहीं सरकार की ओर से स्कूल बंद करने के फैसले की जानकारी देते हुए फरीदाबाद के जिला शिक्षा अधिकारी रितु चौधरी ने बताया कि सरकार ने उन स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया है जिसमें 20 से 25 बच्चे हैं। इन सभी बच्चों को 1 से 2 किलोमीटर के दायरे में आने वाले स्कूलों में मर्ज किया जाएगा और इस प्रक्रिया को जल्द शुरू किया जाएगा। इन बच्चों को पढ़ाने वाले उन सभी शिक्षकों को उसी स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजा जाएगा जिससे बच्चों की पढ़ाई सुचारू रूप से चलती रहे। रितु चौधरी ने बताया कि इन सभी स्कूलों के बच्चों को आने वाले कुछ दिनों के बाद नए सेशन के साथ शिफ्ट कर इनकी पढ़ाई चालू कर दी जाएगी। को मर्ज कर दें, तो ऐसे हमारे यहाँ 8 स्कूल हमें पाए हैं। तो उन स्कूलों को हमने पास में, जैसे हमारे पास प्रहलादपुर है, हमने उसको बदरौला में किया है, वहाँ 20 बच्चे हैं। इसी तरह से ढेकोला है, वहाँ 23 बच्चे हैं, उसको हमने भैंसरावली में किया है। तो हमने विदिन 1 से 2 किलोमीटर्स जहाँ पे भी लेस देन 25 बच्चे हैं उनको हमने वहाँ पे मर्ज किया है। ये सरकार की नीति है और इस नीति के तहत हमें देखो, अगर एक स्कूल में 25 से कम है और वहाँ 5 टीचर हैं
5 टीचर्स हैं, एक चौकीदार भी है, या बिल्डिंग भी है, इलेक्ट्रिसिटी भी है, मात्र 20 से 25 बच्चे हैं। तो मेरे को ऐसा लगता है कि या तो उनके वहाँ पे जो अध्यापक लोग हैं उनको छात्रों को कुछ ना कुछ इस तरह से आगे बढ़ाना चाहिए था कि इनकी संख्या बढ़ सकती थी। अब इसका कारण नहीं पता, क्योंकि मैं भी इस डिस्ट्रिक्ट में भी कुछ महीने पहले आई हूँ और इस मामले में हम उनसे सहयोग की। अंबाला की मेयर शक्ति रानी शर्मा सोहनलाल डीवी स्कूल में एक स्वागत कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंची। यहां पर मेयर शक्ति रानी शर्मा का जोरदार स्वागत किया गया। इसके बाद मेयर शक्ति रानी शर्मा ने दीप प्रज्वलित किया और कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर स्कूल के मैनेजर विवेक कोहली ने कहा कि मेयर शक्ति रानी शर्मा हमेशा समाज कल्याण से जुड़े कामों को प्राथमिकता देती हैं। बहुत बड़ी मैनेजमेंट है डीएवी की, कई हजार स्कूल हैं और इसमें कई लाख बच्चे पढ़ रहे हैं। ये हमारे देश के बच्चों का भविष्य बनाते हैं। इनको एक ढांचे में ढल के हमारे देश में सारे कार्य करने के लिए भेजते हैं। विदेशों में भी जाते हैं हमारे स्कूलों के बच्चे और हमारे देश का नाम उज्जवल करते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि जो आपको शिक्षा दे रहे हैं वो किस कदर से तब के आपके पास स्कूलों में आए हैं, कितनी मुशक्कत के साथ, कितनी मेहनत के साथ डीएवी अपना एक एक कर्मचारी चुनते हैं और वो इस काबिल होते हैं कि जो आज का हमारा भविष्य है उसको एक सुंदर से ढांचे में ढाल सके। और मुझे इस स्कूल में आके खास करके खुशी ये हुई है कि यहाँ पर हमारे जो बच्चे हैं, जैसे प्रिंसिपल साहब ने कहा था, मिस्टर कोहली ने कि अंडर प्रिविलेज है, पर इनकी क्षमता ओवर प्रिविलेज से भी ज़्यादा है। इन बच्चों में जो धैर्य है और जो यहाँ पर अभी इन्होंने प्रोग्राम किए जो दर्शाए हैं वो किसी से भी कम नहीं है। आप उनको किसी के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं, चाहे वो प्राइवेट स्कूल्स हों, चाहे वो कोई भी इंटरनेशनल स्कूल्स हों। आप इन बच्चों की काबिलियता आप उनके साथ में खड़े करके रख सकते हैं, वो उनके बराबर है, कहीं किसी फील्ड में वो कम नहीं लग रहे हैं। वहीं नूह में परिवार पहचान पत्र बनाने के लिए परिवार की आय का सर्वे करने के लिए प्राथमिक शिक्षकों की ड्यूटी लगाने का विरोध शुरू हो गया। मेवात प्राथमिक शिक्षक संघ के बैनर तले प्राथमिक शिक्षकों ने जोरदार नारों के साथ गैर शैक्षणिक कार्यों में ड्यूटी लगाने के लिए विरोध प्रदर्शन किया है। सरकार और जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की। टीचर्स ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी नायब तहसीलदार अख्तर हुसैन को सौंपा है और शिक्षकों की इस तरह के गैर शैक्षणिक कार्यों से ड्यूटी हटवाने की मांग की गई। वहीं पंचकुला में डीजीपी का घेराव करने जा रहे पूर्व उप मुख्यमंत्री चंद्रमोहन और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एसीपी को दरअसल इनका एसीपी ने ज्ञापन लिया है। कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्षद पर हमले मामले में गिरफ्तारी की मांग की। एसीपी ने कहा कि मामले के 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। जांच के दौरान हमले में और जो भी आरोपी पाए जाएंगे जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। यह आश्वासन पुलिस अधिकारी की तरफ से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं नेताओं को दिया गया। तो पार्षद पर हमले को लेकर नाराजगी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में है और इसी को लेकर उन्होंने गिरफ्तारी की मांग की है। हिसार में राज्य सूचना आयुक्त जय सिंह बिश्नोई ने कहा कि सरकारी तंत्र में पारदर्शिता तथा प्रशासन को जवाबदेह बनाना आरटीआई अधिनियम का मुख्य उद्देश्य है। राज्य सूचना आयुक्त हिसार के लघु सचिवालय सभागार में सूचना का अधिकार विषय पर आयोजित एक कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। कार्यशाला के दौरान अधिकारियों को आरटीआई के विभिन्न प्रावधानों के बारे में बताया गया है। वहीं सिरसा में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब सिरसा की पुलिस सख्ती बरत रही है। ट्रैफिक पुलिस ने सुभाष चौक पर अभियान चलाया और इसके तहत
मास्क न पहनने वाले लोगों को चालान काटे गए हैं इनके। रिपोर्ट देखिए। सिरसा में बढ़ते कोरोना केसों को लेकर पुलिस प्रशासन भी सख्त हो गया है। अब बाजारों के अंदर नो मास्क नो एंट्री के तहत कार्रवाई की जा रही है। पुलिस प्रशासन लगातार मुख्य बाजारों में जाकर लोगों को मास्क भी वितरित किए जा रहे हैं। इसके बाद भी लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं। आज की बात करें तो आज कुल नए 5 केस आए, उसके बाद एक्टिव केस संख्या 44 तक पहुंच चुकी है। यानी कहीं न कहीं लोगों की लापरवाही लगातार भारी पड़ती जा रही है। जहां तक पुलिस प्रशासन की बात करें तो पुलिस प्रशासन लगातार लोगों को जागरूक कर रही है, साथ में सख्ती भी बढ़ती जा रही है। आज कई जगह पुलिस प्रशासन जो मुख्य बाजार में जाते हुए रास्तों में रोका गया लोगों को और बिना मास्क के लोगों को वापस बैरंग लौटाया गया। यानी लोगों को ये भी जागरूक किया गया कि अगर मास्क नहीं लगाएगा तो आने वाले टाइम में चालान भी किए जाएंगे। जहां तक वैक्सीनेशन की बात करें तो वैक्सीनेशन का काम लगातार जारी है और अगले सोमवार को एक बार फिर मेगा ड्राइव चलाया जाएगा। यानी लगातार लोगों को वैक्सीनेशन के बावजूद लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करनी होगी और मास्क लगाना होगा, तभी हम कोरोना को जो नई वेव शुरू हुई है उसको हराया जा सकता है। सिरसा से सिंह जानी, इंडिया न्यूज हरियाणा। अंबाला मंडल के आईजी वाई पूर्ण कुमार यमुनानगर पहुंचे। उन्होंने यमुनानगर, अंबाला और कुरुक्षेत्र जिलों के पुलिस कप्तानों के साथ विशेष बैठक ली और इस बैठक में विशेष रूप से सुरक्षा, कोरोना और पुलिस वेलफेयर को लेकर चर्चा की गई है। रिपोर्ट देखिए। अंबाला रेंज के आईजी वाई पूर्ण कुमार आज लघु सचिवालय यमुनानगर पहुंचे। उनके साथ एसपी अंबाला व एसपी कुरुक्षेत्र हिमांशु गर्ग भी थे। जानकारी देते हुए वाई पूर्ण कुमार ने बताया कि इस समय जो आज की मीटिंग है उसका मुख्य एजेंडा जो है पुलिस के वेलफेयर को लेकर के है, कोरोना को लेकर के है और सुरक्षा को लेकर के है। आज के कार्यक्रम में डीएसपी नूपुर बिश्नोई, डीएसपी प्रमोद कुमार, डीएसपी अनिल कुमार से तीनों रेंज के अधिकारी मौजूद रहे व जो वेलफेयर को लेकर के उन्होंने चर्चा करी। जानकारी देते हुए वाई पूर्ण कुमार ने बताया कि जो यमुनानगर की रेंज है यहाँ पर जो क्योंकि सीमाएं भी लगती हैं, सरकार की गाइडलाइन आ गई है किस तरह से कोरोना की रक्षा करनी है, मास्क के बारे में किस तरह से लोगों को जागरूक करना है, जो नहीं मानते उनका चालान भी करना है। जो सारे कार्य हैं ये पुलिस द्वारा किए जा रहे हैं। जानकारी देते हुए आईजी रेंज पूर्ण कुमार ने बताया क्योंकि आज जो एसपी यमुनानगर कार्यालय है उसका भी वो निरीक्षण कर रहे हैं। साथ में जो डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल है उसकी भी जो कार्यकलाप हैं उनका भी जांचा जा रहा है। यमुनानगर से देवीदास शारदा, इंडिया न्यूज हरियाणा। वहीं सोनीपत में उस समय सनसनी फैल गई जब पहले तो इंसाफ के मंदिर में अजय उर्फ बिट्टू नाम के एक बदमाश पर हरियाणा पुलिस के सिपाही ने 4 गोलियां मारी और इस वारदात के बाद गांव बरोड़ा में अजय के पिता को अज्ञात बदमाशों ने 4 से 5 गोलियां मारकर घर में ही मौत के घाट उतार दिया। वारदात की सूचना मिलने के बाद पुलिस के आला अधिकारियों में हड़कंप मचा। हालांकि अभी पुलिस दोनों मामलों में जांच कर रही है और मिली जानकारी के मुताबिक सोनीपत में रामकरण गैंग और संदीप बड़वासनी गैंग में काफी लंबे समय से अदावत चली आ रही थी। इसी गैंगवार में संदीप बड़वासनी की हत्या भी पुलिस वाले के घर में ही की गई थी और अब अजय उर्फ बिट्टू संदीप बड़वासनी गैंग की कमान संभाली है। आर्म्स एक्ट मामले में रोहतक जेल में बंद है, लेकिन आज जब अजय उर्फ बिट्टू को सोनीपत कोर्ट में पेशी पर ले जाया गया तो महेश नाम के सिपाही ने अजय को 4 गोलियां मारी। इसके बाद उसे सोनीपत सिविल अस्पताल से रोहतक पीजीआई रेफर कर दिया गया है। वहीं भिवानी में पुलिस ने गोवंश हत्या के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों को दिल्ली से दबोचा है। रिपोर्ट देखिए। भिवानी पुलिस ने आखिरकार गोवंश के हत्यारों को दबोच ही लिया है। 3 हत्यारे दबोचे गए हैं, गिरफ्तार किए गए हैं। भिवानी CIA 2 की ये बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। दरअसल पुलिस को जानकारी मिली थी कि 5 मार्च को लोहारू रोड स्थित गंदे नाले में गोवंश के अवशेष पड़े हैं। गो सेवकों की टीम भी पहुंची थी, उसके बाद पुलिस भी पहुंची थी और पुलिस टीम के द्वारा कार्रवाई अमल में लाई गई थी। सर्च अभियान चलाया गया था और सर्च अभियान के दौरान गोवंश के 20 सिर, 56 खुर व 10 खाल बरामद की गई थी। जिन 3 युवकों को गिरफ्तार किया गया है वो यूपी यानी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। इनमें नदीम व मोहसिन यूपी के संभल के रहने वाले हैं, जबकि इरफान बरेली ज़िले का रहने वाला है। तीनों को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है और पुलिस टीम को जिस तरह की जानकारी मिल पाई उसके मुताबिक तीनों कई सालों से गोवंश की हत्या कर मांस दिल्ली भेजते थे,
लग्जरी गाड़ियों में मास जाता था। अभी और भी कई सारे खुलासे होने बाकी हैं, लेकिन जिस तरह की जानकारी मिली थी उसके मुताबिक अब ये बड़ी कार्रवाई अमल में लाई गई है। तीनों हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया गया है और दूसरे कई सुराग पुलिस जुटा भी रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज, हरियाणा। वहीं पलवल के गांव गन्निकी में बच्चों के झगड़े को लेकर पूर्व सरपंच की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जबकि मृतक के पुत्र और पुत्रवधू पर तेजधार हथियार से हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया गया है। रिपोर्ट देखिए। पलवल के गांव गिन्नी गांव में उस समय सनसनी फैल गई जब पूर्व सरपंच केर सिंह के भतीजे ने ही उसकी गोली मारकर हत्या कर दी और उसके पुत्र और पुत्रवधू को तेजधार हथियारों से हमला करके उनको घायल कर दिया, जिनको दिल्ली के लिए रेफर किया गया, जहां पर उनका उपचार चल रहा है। पुलिस ने 6 नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अब देखना ही होगा कि पुलिस कब तक आरोपियों को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे भेजती है। पलवल से ऋषि भारद्वाज, इंडिया न्यूज। वहीं गुरुग्राम में 13 महीने की मासूम को बेरहमी से पीटने का मामला सामने आया। नाबालिग केयरटेकर पर मारपीट का आरोप लगा है। रिपोर्ट देखिए। गुरुग्राम में 13 महीने की मासूम बच्ची के मारपीट मामले में पुलिस ने नाबालिग मेड के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। इसके साथ साथ पुलिस ने बच्ची के माता पिता के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया है, क्योंकि उन्होंने नाबालिग मेड को काम पर रखा हुआ था। इस पूरे मामले की जानकारी तब लगी जब माता पिता अपनी ड्यूटी से घर लौटे तो उन्होंने देखा कि बच्ची को गंभीर चोटें लगी हुई हैं। बताया जा रहा है कि माता पिता ने इस बच्ची के केयर टेकर के लिए इस नाबालिग मेड को घर पर रखा हुआ था और इसके बाद जब वो नौकरी पर गए तो उसी दौरान इस मेड ने उस बच्ची के साथ मारपीट की, जिसमें उसको गंभीर चोटें आई। इस पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी गई और पुलिस ने नाबालिग मेड के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जुवेनाइल कोर्ट में पेश किया। इसके साथ साथ फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले में क्रॉस FIR दर्ज कर ये भी हिदायत दी है कि इस पूरे मामले में जो लोग हैं वो नाबालिग मेड या किसी भी कर्मचारी को अपने घर पर ना रखें, जो कि एक अपराध की श्रेणी में आता है। ये उन माँ बापों के लिए खबर उस सीख के लिए है कि जो अपने घर से चले जाते हैं लेकिन केयर टेकर के तौर पर किसी भी नौकर या नौकरानी को अपने घर पर रखते हैं और मासूम बच्चों के साथ जिस तरह से ये बेरहमी से पिटाई की गई, तो उस पूरे मामले में कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिरकार ये कब तक, क्योंकि ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं। गुरुग्राम से देवेंद्र भारद्वाज, इंडिया न्यूज। रेवाड़ी में दिल्ली जयपुर हाईवे पर नहर में एक युवक का शव मिला। मृतक राजस्थान के नीमराणा का रहने वाला है। रिपोर्ट देखिए। रेवाड़ी के दिल्ली जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 48 स्थित एक नहर के अंदर उस समय सनसनी फैल गई आसपास के लोगों में कि वहां पर उन्होंने एक 35 वर्षीय युवक के शव को तैरता हुआ देखा और साथ में बाइक भी उसकी उसी नहर के अंदर ही तैरती हुई नजर आई, जिसकी सूचना वहां के लोगों ने पुलिस को दी और मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकाला और उसकी बाइक को भी निकाला और प्रथम दृष्टया के अनुसार बताया जा रहा है कि युवक की गोली मारकर हत्या करने के बाद शव को और उसकी बाइक को नहर के अंदर डाला गया। अब पुलिस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है और इसी तहकीकात के चलते मीडिया के सामने कैमरे पर कुछ भी बोलने के लिए पुलिस अभी तक तैयार नहीं है। कैमरा पर्सन चंद्रशेखर साथ श्याम बाटला, इंडिया न्यूज रेवाड़ी। वहीं करनाल में 11 मार्च को 3 युवकों के साथ मारपीट और हत्या मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस के मुताबिक 11 मार्च को शिवरात्रि के उत्सव में कर्ण गेट के पास 3 युवकों के साथ मारपीट की गई थी। इस मारपीट में एक आरोपी ने 3 युवकों पर चाकू से हमला भी किया था, जिसके बाद एक युवक दीपक की मौत हो गई। अब इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को करनाल बस स्टैंड से गिरफ्तार किया। पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि शिवरात्रि वाले दिन उनकी आपस में कहासुनी हुई थी, जिसके विवाद इतना बढ़ा कि उन्होंने दरअसल दीपक नाम के युवक की हत्या कर दी। जांच अधिकारी ने बताया कि अभी एक आरोपी फरार है, जिसकी तलाश जारी है। जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार करने का दावा भी पुलिस कर रही है।
इसी के साथ 22 जिले 22 खबर में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए।